ओके। सो इसी वेबसाइट के ऊपर हम वर्किंग करते हुए आगे की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हेडिंग टेक्स्ट के बाद हमने देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो अब हम एक क्राइटेरिया है ये हमारा, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंकर टेक्स्ट का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है एंकर टेक्स्ट? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई ऐसा टेक्स्ट हो जिसके पीछे कोई लिंक लगा हो, यानी कि अगर हम उस पर क्लिक करें तो हम किसी और वेब पेज पे चले जाएं या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, कोई भी लिंक। ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। इस वेबसाइट का इशू, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए ऐसी बिहेव कर रही है। हम दूसरी वाली वेबसाइट ले लेते हैं। ये देखें, जब भी हम किसी टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर लेकर आते हैं, अगर उसके अंदर फर्दर कोई और पेजेस हैं, यानी कि उस पर क्लिक करने से, अब जैसे मैं शॉप नाउ पे क्लिक करती हूँ या विजिट शॉप पे, या फिर मैं किसी भी चीज पे कर्सर लेकर आती हूँ और अपना क्लिक करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई लिंक था। ठीक है। अब उस लिंक को तो नहीं हम पढ़ सकते ना, अगर वेबसाइट के ऊपर कोई डायरेक्ट यहाँ पे लिंक लगा दे तो हमें नहीं पता, आइडिया होगा कि इस लिंक से हम शॉप नाउ के पेज पर चले जाएंगे। ठीक है। बट उस लिंक को डिफाइन करने के लिए कोई कंटेंट लिखा जाता है। ठीक है। अब ये तो बटन्स बने हुए हैं, जैसे ये टैब्स बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, या कोई और लिंक भी देख लेते हैं ऐसा। जैसे यहाँ पे एक लिंक है अबाउट अस का। ठीक है, और यहाँ पे लिंक्स हैं सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के। तो अब इस पे लिखा हुआ है अबाउट अस, इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं अबाउट अस के पेज पे चली जाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चली जाऊंगी। इट मीन्स कि इस टेक्स्ट के पीछे कोई लिंक है और ये टेक्स्ट उस लिंक को डिफाइन कर रहा है। अगर यहाँ अबाउट अस लिखा है और इस पे क्लिक करने के बाद हम अबाउट अस के पेज पर ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लिंक या ये जो टेक्स्ट है ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड लिखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, मैं अबाउट अस की जगह किसी और पेज पे चली जाती जहाँ पे अबाउट अस के बारे में कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ XYZ इंफॉर्मेशन होती, तो इसका मतलब था कि इन्होंने यहाँ पे जो एंकर टेक्स्ट लिखा है, यानी कि लिंक के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको? भाई यस नो बोला करें आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया एंकर टेक्स्ट? बख्तावर, आवाज आ रही है मेरी? जी। आप लोग यस नो तो बोले, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? समझ में आया इनका आ रही है टेक्स्ट? मिस। जी। ओके। तो एंकर टेक्स्ट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो लिंक को डिफाइन करने के लिए एक टेक्स्ट लिखा जाता है या लिंक के ऊपर एक टेक्स्ट बनाया जाता है, वो हमारा बेसिकली एंकर टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो अगर एंकर टेक्स्ट प्रॉपरली बने हुए हैं, प्रॉपरली लिखे हुए हैं, तो हम अपने शीट में लिख देंगे ओके। और अगर एंकर टेक्स्ट, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, अगर वो प्रॉपरली लिखे हुए नहीं है, प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। लाइक मैं अगर यहाँ लिखती कि अगर ये एंकर टेक्स्ट ठीक नहीं होता तो हम लिखते कि अबाउट अस के पेज के ऊपर
प्रॉपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है लिंक के ऊपर, या ईमेल के लिंक के ऊपर प्रॉपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं और बताते हैं कि आपने हर लिंक के ऊपर जो एंकर टेक्स्ट लिखा है वो प्रॉपर हो। इसका मतलब ये कि वो लिंक को ठीक से डिफाइन कर रहा हो, जिस पेज पर जिस सोर्स पे हम जाएंगे उस सोर्स को डिफाइन कर रहा हो, और अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर तो आपके अच्छे कीवर्ड्स भी यूज हुए हैं। ठीक है, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं इस तरह के, वो। ओके, सो उसके बाद हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी चेक करने का मैंने आप लोगों को कहा था, स्मॉल एसईओ टूल से आप लोगों ने की थी चेक? नहीं की होगी ना, इसीलिए खामोश बैठे हैं सब। कीवर्ड टूल्स के अंदर आपके पास यहाँ पर एक टूल है। इस वेबसाइट को स्मॉल एसईओ टूल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे एसईओ के टूल्स हैं, यानी कि हर एक क्राइटेरिया को चेक करने के लिए एक टूल दिया हुआ है सेपरेट। आप तो कीवर्ड डेंसिटी चेकर, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, क्या बताया था मैंने, कि आपके जो कीवर्ड्स हैं या जो आपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे इस वाली वेबसाइट पे अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस भी हैं, प्रोडक्ट के टाइटल्स भी हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका अपना होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के पेजेस भी बने हुए हैं सारे यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी भी लिखी हुई है, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, इस तरह के सारे पेजेस भी बने हुए हैं प्रॉपरली। और आपके हर एक प्रोडक्ट का पेज बना हुआ है, इवन के कैटेगरीज के पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब उन उस कंटेंट में प्रॉपरली जो आपके कीवर्ड्स हैं वो यूज हुए हैं या नहीं, या जो वर्ड यूज हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अगर आपने ऑडिट करनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, यूआरएल बेस्ड हमें चेक करना है। यूआरएल पेज पे वो पूछ रहा है कि आपने टाइटल्स और ऑल्टर टेक्स्ट भी ऐड करने हैं, तो यस। हम ये देखेंगे कि ऑल्टर टेक्स्ट यानी कि लिंक्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइटल्स जो लिखे हुए हैं, और मेटा टेक्स्ट, सब में कीवर्ड्स कौन से इस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहे हैं या प्रॉपरली यूज हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, अब ये बता रहा है कि इसके ऊपर टोटल 300 कीवर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, और वो कीवर्ड की आपको पूरी लिस्ट बता रहा है, इंक्लूसिव वीएटी, प्राइस रिक्वेस्ट, स्टोर टाइमिंग मंडे। ठीक है, ये टॉप की यानी कि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि नहीं, कि कितनी टाइम, कितना टाइम ये वर्ड यूज हुआ, 24 टाइम्स इस स्पेसिफिक पेज पे। ठीक है, टाइटल में यूज हुआ है कहीं ये वर्ड? नो। डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है? नो। हेडिंग्स में यूज हुआ है? नो। नहीं। इसी तरह से प्राइस रिक्वेस्ट का जो कीवर्ड है, जी, जी कोई कुछ बोल रहा था। प्राइस रिक्वेस्ट का जो वर्ड है 9 टाइम यूज हुआ हुआ है, लेकिन टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन या हेडिंग टैग में यूज नहीं हुआ। यहाँ पे ये कीवर्ड
उस कीवर्ड को नहीं कह रहा है जो एक्चुअल में ट्रेंडिंग के अंदर है या जो हम कीवर्ड प्लानिंग करते हैं। ये कीवर्ड कह रहा है जो वेबसाइट पे यूज हुए हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि इस लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉपर कीवर्ड नहीं है जो हमने अपनी प्लानिंग शीट के अंदर, ये जो हमारी प्लानिंग शीट है, हमने प्लानिंग शीट के अंदर हम कीवर्ड्स जो हमने फाइंड किए थे हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर हमें लगता है कि कहीं है ही नहीं, तो फिर हम क्लाइंट को बताएंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो प्रॉपरली कीवर्ड्स जो एक्चुअल कीवर्ड होने चाहिए वो तो है नहीं, और जो दूसरे वर्ड्स यूज हुए हैं वो भी कहाँ और कितने यूज हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी बता रहा है कि दो कीवर्ड्स यानी कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, 3 के कॉम्बिनेशन या फिर 4 के कॉम्बिनेशन या फिर 1 वाले कॉम्बिनेशन, वो आपको सब बता रहा है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन डेंसिटी, डेंसिटी यही चीज है। ठीक है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से इस वर्ड का परसेंटेज कितना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 26 टाइम यूज हुआ है, टोटल परसेंटेज कितना बन रहा है सारे वर्ड्स में से, अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 7.8%। तो हाईएस्ट आ रहा है इसका। अगर टू कीवर्ड्स देखें, यानी कि इंक्लूसिव VAT, दो वर्ड एक साथ हुए हैं, लॉन्ग टेल हो जाता है ना थ्री के बाद हमारा, ये थ्री, ये लॉन्ग टेल है, ये दोनों शॉर्ट टेल। ठीक है, स्टोर टाइमिंग मंडे। अब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, अगर आप एक किसी भी टूल को यूज किए बगैर जस्ट हम एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हम देखते हैं कि ये वेबसाइट कुछ मल्टीपल चीजें बेचती है, डू इट योरसेल्फ जो आजकल के प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, सोलर, बॉयलर, लाइक जैसे प्लम्बर का सामान होता है, प्लम्बिंग का, बेसिक इलेक्ट्रिशियन का, घर की जो नॉर्मल आप कह लें एडमिन, एडमिन टाइप की जो चीजें होती हैं, उस तरह की जो चीजें होती हैं, क्लीनिंग, उस तरह की चीजें हैं इनके पास, और वो वर्ड्स ही होने चाहिए ना। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ हीटिंग, प्लम्बिंग, रूफिंग, रिन्यूएबल एंड मच मोर। फिर यहाँ पे हमें इनके वेस्ट वाटर ड्रेनेज प्रोडक्ट्स, बॉयलर्स, रेडिएटर्स, हीटिंग टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इस तरह की चीजें हैं। तो आपको कीवर्ड्स के अंदर टॉप कीवर्ड्स में कहीं पे भी वो वर्ड यूज होते हुए नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा जर्नल बेसिक बिजनेस की नेचर देखकर ही बता सकते हैं कि इसके अंदर कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस को डिफाइन ही नहीं करे कोई। स्टोर टाइमिंग मंडे सबसे ज्यादा यूज हुआ। अब आप बताएं, स्टोर टाइमिंग मंडे से कुछ पता चल रहा है कि ये बिजनेस किस चीज के बारे में है? अगर क्रॉलर आता है वेब सर्च इंजन का और उसको क्रॉल करता है, तो उसको क्या पता चल रहा है कि ये इस पे सबसे ज्यादा लिखा है स्टोर टाइमिंग मंडे। ना बिजनेस की नेचर पता चल रही है, ना उस पे कोई प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं वो पता चल रहे हैं, कोई हाई वॉल्यूम सर्च कीवर्ड्स उसमें यूज नहीं हुए हैं कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली सबसे पहली चीज, तो विदाउट एनी टूल, अगर आपने प्लानिंग नहीं भी की और आप डायरेक्ट पहले ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली वेबसाइट हमारे पास आई है तो हम पहले इसकी ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट करते हुए हमें ये चीजें पहले ही पता चल जाती हैं कि इसमें प्रॉपर कंटेंट या फिर प्रॉपर कीवर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कंटेंट बना के नहीं ऐड किया गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, मुझसे लास्ट क्लास में तो कह जी। रहे थे प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं हम, तो वो पेमेंट मांग रहा है। ऐसा किसके साथ हुआ था? अच्छा, पेमेंट चेक किया था, वो पेमेंट नहीं मांग रहा। अगर आप इस पे देखें, मैं इसको बैठ जाती हूँ और हम यहाँ पे आ जाते हैं टैक्स के अंदर, टैक्स एनालिसिस टूल। तो प्लेजरिज्म चेक कर, वो कह रहा है आप यहाँ तो अपना यहाँ पे टैक्स लिख दें या फिर यूआरएल से चेक करें। तो हम टैक्स से नहीं यूआरएल से चेक करेंगे, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक बाय यूआरएल। इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को अगेन,
इसके ऊपर कैप्चा लोड नहीं हो रहा, इंटरनेट स्लो इसलिए। चलें, अब इसके अंदर नहीं, कहीं पे भी ये ऑप्शन ये तो नहीं दे रहा कि आप पेमेंट करें। कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, इसमें से कैप्चा इसका लोड नहीं हो रहा। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा प्लेजरिज्म का। फिर मैं रीलोड करके एक बार फिर से देख लेती हूँ। ये इतना लेट लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, ये बता देंगे। कौन आया अभी ये? ठीक है, इसने कंटेंट पिक कर लिया वहां से। मिस, हमें कोई अगर वेबसाइट का चेक करना है तो हम पूरी वेबसाइट का यूआरएल लगाएंगे या अबाउट अस वाला जो होता है जिसमें वो अपने हम ब्लॉग हर पेज, डालते हैं उसका पूरी वेबसाइट यूआरएल का लगाएंगे? यूआरएल, पूरी वेबसाइट का यूआरएल नहीं लगता, एक एक पेज का चेक करना। अभी हमने ये लगाया है ना, तो ये इसी पेज का होगा। फिर अगर हम कोई दूसरा पेज ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल रेन वाटर, तो देखें रेन वाटर का यूआरएल थोड़ा चेंज हो गया ना, प्रोडक्ट कैटेगरी रेन वाटर। फिर इस पेज का अगर आपको चेक करना है तो फिर इस पेज का चेक करेंगे। क्लियर? चलें, जब तक जी। ये फाइनलाइज हो रहा है हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे इसी तरह से आप लोग ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। यूजुअली तो क्या होता है कि ग्रामर की इतनी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लगे हुए हैं उसके अंदर हमें चेक करना जरूरी होता है, वरना अदरवाइज जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर हम टाइटल्स लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग सेंटेंसेस नहीं लिख रहे होते, मोस्टली फ्रेजेस लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपने ऑलरेडी क्योंकि ग्रामर मिस की होती है तो वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो देगा। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम फिलिंग वर्ड्स, इज, एम, आर और हेल्पिंग वर्ड्स इस तरह के कंटेंट में ऐड नहीं करें, लेकिन अगर ब्लॉग पोस्ट है तो वहां पे आपको ग्रामर प्रॉपरली चेक करनी होगी। ठीक है, लेकिन ये इसकी रिपोर्ट बना के दे दी है इसने कि 80% प्लेजरिज्म है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है कहीं से, पार्शियल मैच तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैच उसने कहीं से पिक करवाया, और 20% यूनिक है। वो कहाँ से हो रहा है? 6% तो एक इनका अपना ही पेज है। ठीक है, उससे हो रहा है। चले, तो अपना ही पेज का प्लेजरिज्म हम ऐड नहीं करते, इसको आप चाहें तो यहाँ से एक्सक्लूड कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंपनीज के पेजेस आ रहे हैं यहाँ। 38% www.glowworm.co.uk। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्लेजरिज्म इस वेबसाइट का है। इसका मतलब ये कि इन्होंने मैक्सिमम कंटेंट यहाँ से कॉपी किया है। या अगर इन्होंने चैट जीपीटी से भी लिखवाया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चैट जीपीटी भी आपको कहाँ से लिख कर देता है, इंटरनेट से वो इन्फॉर्मेशन उठाता है, गैदर करता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसे कंबाइन करके आपको एक कंटेंट बनाकर दे देता है, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म आता ही आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। कि यहीं से आप चेक ग्रामर कर लें।
अब आप देखें कि यहाँ पे जो ब्लू से लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है? वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है और वन लिखा हुआ है। ठीक है, जी। यानी कि अगर एक है तो वो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट्स नहीं होता। और ये जो रेड से आपको नजर आ रहा है, ये मोस्टली होगा आपका स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें जो बात की जा रही है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारे। ठीक है, ये मिस स्पेल वर्ड्स हैं, यानी कि ग्रीन में अगर नजर आ रहा है तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। अगर आप चाहें तो उसको पूरा डाउनलोड करके और फिर क्लाइंट को भेज भी सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी इश्यूज आ रहे हैं, इनको आपको ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एआई बेस्ड कंटेंट कितना है। अगर ये देखना चाह रहे हैं आप तो ये भी देख सकते हैं। 99.98 ह्यूमन रिटन कंटेंट है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कैसे आप मिस चेक ये करें? वाला कहाँ से चेक किया आपने? ये यहीं पर आ रहा है, ये एसईओ, स्मॉल एसईओ टूल में आप डायरेक्ट वहां पे से भी, जहाँ पे टेक्स्ट एनालाइजर आता है ना, वहां से भी पिक कर सकते हैं। और वंस हमने प्लेजरिज्म चेक किया ना, तो उससे रिलेटेड टूल्स यहाँ पे नीचे एक लिस्ट आ रही है। ये ग्रामर चेकर भी हमने यहीं से किया, एआई भी यहीं से चेक किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। ओके। सो अब हम देखेंगे कंप्रेशन, ऑल्टर टेक्स्ट, टाइटल, कीवर्ड कैनिबलिज्म और आर्टिकल स्पिनिंग। सबसे पहले तो कंप्रेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था या नहीं, कि जब हम पीएनजी या जेपेग को वेब की फाइल में कन्वर्ट करते हैं, उसका साइज डिक्रीज करने के लिए, या पीडीएफ को कंप्रेस करते हैं उसका साइज डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब हमारे वेबसाइट के ऊपर स्पीड हमारी स्लो हो जाती है, या हमारा कंटेंट कंप्लीटली हमें नजर नहीं आ रहा होता, या बहुत देर में लोड होता है, तो उससे वेबसाइट की स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट आता है, और यूजर के एक्सपीरियंस के ऊपर भी। ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपको। जी। अब कंप्रेशन के यस। लिए क्या यूज करोगे? इमेजेस का मैंने आपको बता दिया कि अगर वो जेपेग या पीएनजी में, तो आप उन्हें बता दें कि भाई वेब की फाइल यूज करें। अगर साइजेस, उसके रेशियोज बहुत आउट हैं, ठीक है, तो उसके रेशियोज ठीक करवाएं। और अगर पीडीएफ फाइल्स हैं, तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास पीडीएफ और वीडियोस को कंप्रेस करने के ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल लिखेंगे पीडीएफ कंप्रेसर, तो आपके पास यहाँ पे इतने सारे फ्री पीडीएफ टूल्स आ जाएंगे, जो पीडीएफ फाइल अपलोड करके आप अपनी फाइल का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवा सकते हैं। इंक्रीज तो हम नहीं करवा रहे होते, मोस्टली हम साइज को डिक्रीज ही करवा रहे होते हैं, यानी कि कंप्रेस करवा रहे होते हैं डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने शायद कभी अपने असाइनमेंट्स के अंदर किए भी हो, किए हैं आप लोगों ने कभी? नहीं। अब जैसे ये वाली फाइल है, ठीक है, या ये फाइल है, इसका हम साइज चेक करते हैं। इसका साइज क्या है? 517 KB। ठीक है, इस वक्त इसका साइज ये है। अब हम इसको कंप्रेस करते हैं। वो पूछ रहा है कि रिकमेंडेड कंप्रेशन आपने यूज करना है, लेस कंप्रेशन या एक्सट्रीम कंप्रेस करना है। तो एक्सट्रीम कंप्रेस नहीं करें अनटिल अनलेस की फाइल बहुत ज्यादा हैवी है। और जो ये वाला एक प्लेटफॉर्म है ना, आई लव पीडीएफ, ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इनके पास इतने सारे टूल्स हैं। ये आ गई आपके पास फाइल। ठीक है, और अब इसका साइज क्या है? 413 KB। पहले कितना था? 517 KB। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 KB का स्पेस हमें और मिल गया हमारी वेबसाइट के ऊपर, इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने के बाद।
ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको कि किस तरीके से पीडीएफ कंप्रेस करते हैं? इसी तरह से आप लिखेंगे जेपेग टू वेब फाइल, तो वो आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा अपलोड करने का। ये वाली सारी चीजें आप क्लाइंट को डायरेक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपका अपना बिजनेस है और आपको खुद ये काम करना है, तो आप खुद से भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ऑल टेक्स्ट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जो इमेज को डिफाइन करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइटल्स हैं, ये वाले टाइटल्स और ये टाइटल्स, इनमें ये डिफरेंस है कि ये टाइटल टैग यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम था वो हम किसके लिए कर रहे थे? सर्प के लिए कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज के लिए कर रहे थे। और ये वाला जो काम है ये हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी है। ये सब चीजें कहाँ नजर आएंगी आपको? वेबसाइट पे। तो ये वाला टाइटल टैग कहाँ नजर आता था? सर्प पे। और यहाँ पे जो टाइटल है इसका मतलब ये है कि आपके की वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पिक्चर्स लगी हुई हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इमेजेस लगे हुए हैं, तो उसके डिफाइन करने के लिए उस इमेज को एक टाइटल देंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे लोगो लगा हुआ है तो उस लोगो का ये टाइटल होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई पीडीएफ लगाया हुआ है आपने डाउनलोड करने के लिए, जी। तो उस पीडीएफ का कोई टाइटल होगा। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है तो उसका कोई टाइटल होगा। हर एक चीज का आपने कोई टाइटल दिया होगा यहाँ पे। तो वो बेसिकली हमारे पास टाइटल टैग्स कहलाते हैं या फिर पेज के टाइटल कहलाते हैं। अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ रखा हुआ है, तो आप बताएंगे ना कि ये पीडीएफ है क्या। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल लिखें मैनुअल, मैनुअल फॉर यूज दिस एक्स वाई जी चीज। अगर हम कोई प्रोडक्ट खोलें तो आपने उस डॉक्यूमेंट का को एक टाइटल दिया है। ठीक है, तो ये वो वाला टाइटल है। उसके बाद कीवर्ड कैनिबलिज्म और आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग का मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल स्पिनिंग का मतलब ये होता है, जैसे ये प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म देखता है कि आपने वो वर्ड यूज किए हैं जो ऑलरेडी किसी ने अपनी वेबसाइट पे यूज किए हैं। आर्टिकल स्पिनिंग का मतलब होता है आपने किसी का कॉन्सेप्ट कॉपी किया हुआ है। आर्टिकल स्पिनिंग की कोई एग्जांपल अभी इस वक्त इसमें मिलेगी नहीं हमें। बस आप ये समझिए कि किसी का आइडिया आपने कॉपी कर लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी ने ब्लॉग लिखा XYZ कंटेंट किसी टॉपिक के ऊपर, आपने भी लिखा, और जैसे आपने लिखा कि मॉडर्न टूल्स फॉर एसईओ। ठीक है, और किसी ने भी यही बिल्कुल ब्लॉग लिखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला। तो आपने भी यही लिखा, और जो उसका कॉन्सेप्ट था ना, यानी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका कॉन्सेप्ट था, उसकी रिसर्च थी, अब वर्ड चेंज करके, यानी कि वर्ड्स का प्लेजरिज्म नहीं आ रहा, लेकिन बात आपने वही की है पूरी। ठीक है, और उसको आपने कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। अगर आपने क्रेडिट दे दिया तो फिर आर्टिकल स्पिनिंग में नहीं आएगा। अगर आपने उसका लिंक दे दिया कि अगर आपको ये ओरिजिनल हमने आइडिया कहाँ से पिक किया है, ये लिंक है उसका, उस ओरिजिनल आर्टिकल का, या फिर आपने सिर्फ उनका नाम लिखकर भी उनको मेंशन कर दिया, तो ये आर्टिकल स्पिनिंग में नहीं आता। लेकिन क्योंकि सर्च इंजन जो है वो लिंक्स को समझता है, एड्रेसेस के लिए उसको लिंक्स का रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप रेफरेंस देंगे एक उसका लिंक लगा के, यानी कि उसका अगर आपने नाम लिखा है यहाँ पे कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, या हम लिख दें इंस्पायर्ड बाय। ठीक है, इस तरह से आप लिख दें इंस्पायर्ड बाय XYZ ब्लॉग, XYZ ब्लॉग, और उस ब्लॉग का आप इसके ऊपर लिंक लगा दें। ठीक है, जो भी वो ब्लॉग था आपका। ठीक है, आप अपना लिंक यहाँ पेस्ट कर दें और उस पर लिंक लगा दें। अगर आपने इस तरह से काम किया है तो फिर वो आर्टिकल स्पिनिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने किसी का आइडिया पूरा कॉपी करने के बाद उसे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, उसको कोई मेंशन भी नहीं किया, तो आप आर्टिकल स्पिनिंग में आ जाएंगे सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कीवर्ड कैनिबलिज्म मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा एक पेज है और वो रेन वाटर के ऊपर ऑप्टिमाइज है, यानी कि इस पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो भी कुछ भी XYZ कंटेंट है, ये फुटर के अलावा जो मेन कंटेंट है इस पेज का, उसके अंदर वर्ड रेन वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने ड्रेनेज की जगह रेन वाटर ही यूज कर लिया। मतलब यहाँ तो ड्रेनेज लिखा हुआ है, लेकिन इस पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट है उसके अंदर ज्यादा आपने वर्ड रेन वाटर ही यूज किया है, क्योंकि आप लोग आपने क्या किया है, आपने ये किया कि आपने जो अपनी कीवर्ड प्लानिंग थी वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए कर ली, या फिर आपने ओवरऑल वेबसाइट के लिए कर ली। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिखते हैं कि होम एंड बिल्डिंग सप्लाईज, मेन चीज ये है।
ठीक है। तो आपने होम एंड बिल्डिंग सप्लाईज को अपना प्राइमरी कीवर्ड कंसिडर करके उस पर पूरी प्लानिंग की और उससे रिलेटेड उसी को यूज करते हुए कंटेंट बनाया। जो कंटेंट यहाँ पर भी है, इस पेज के लिए भी है, इस पेज के लिए भी है, इस पेज के लिए भी आपने वही कीवर्ड प्लानिंग यूज की, इस पेज के लिए भी, जबकि हर पेज के लिए आपको डिफरेंट कीवर्ड प्लानिंग यूज करनी थी उस पेज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उससे क्या होगा कि जब भी कोई लिखेगा होम एंड बिल्डिंग सप्लाईज, तो आपके ये जो सारे पेजेस हैं, ये कंपटीशन तो बाद में आएगा, पहले खुद को भी कॉम्पीट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के, ये ऊपर आए या ये पहले आए या फिर ये। ठीक है। तो क्या होगा कि आपस में ही कंपटीशन हो जाता है, जब वेबसाइट के पेजेस अपने ही पेजेस को, दूसरे पेजेस को, वेबसाइट के पेजेस को कंपटीशन देना शुरू कर दें, तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलिज्म, यानी कि अपनी स्पेशीज को खत्म करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने स्टार्ट से यहीं से बताया? एक्चुअली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज क्लास ज्वाइन करने में। हाँ, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन से शुरू किया हमने, मुझे हेडिंग टैग और इंटरनल प्लेजर स्ट्रीम तो लास्ट क्लास में हो गए थे। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी से शुरू किया था, कीवर्ड डेंसिटी आई थिंक आपने मिस किया। थोड़ा सा बता दें तो आ जाएगा माइंड। प्लेजरिज्म से ज्वाइन किया था मैंने। कीवर्ड डेंसिटी हम देखते हैं अपनी वेबसाइट के पेज पे कि कीवर्ड जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है। वो ये कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी का ये मतलब नहीं होता कि जो हमने प्लानिंग करके शीट रखी है वो वाला हम चेक करें, वो तो हम जब चेक करेंगे तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी हम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो तो हम देखते हैं कि वेबसाइट पे कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज हुए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज हुए हैं। ठीक है। तो वो भी हमने इससे स्मॉल एसईओ टूल से ही चेक किया था। ये टेक्स्ट एनालाइजर था जहाँ पे तुम प्लेजरिज्म चेक कर रहे थे, वो कीवर्ड टूल्स था। ठीक है, कीवर्ड टूल्स में कीवर्ड डेंसिटी चेकर का एक ऑप्शन होता है, इस पे आपने क्लिक किया, सिंपल। हम यूआरएल इसका कॉपी करेंगे यहाँ से। अब आप देखेंगे कीवर्ड डेंसिटी भी आपको हर पेज के लिए चेक करनी होती है, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बेसिक यूआरएल की चेक कर ली, वो तो होम पेज होगा। ठीक है, या फिर उन्होंने उस पे अपने बेसिक यूआरएल पे होम पेज रखा हुआ है, लैंडिंग पेज रखा हुआ है, जो भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, यूआरएल ऐड करेंगे हम अपना, उसके अंदर हमारे टाइटल्स भी और ऑल्टर टेक्स्ट सब इंक्लूड करेंगे हम। देखें, अब वो आपको बता रहा है कि कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं ज्यादा और किस फ्रीक्वेंसी के साथ और कहाँ। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव वीएटी का जो कीवर्ड वर्ड है, ठीक है, ये 24 टाइम यूज हुआ हुआ है इस पेज पर, लेकिन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग्स में यूज नहीं हुआ हुआ है, पता नहीं कहाँ यूज किया हुआ है। ठीक है। तो ऑल्टर टेक्स्ट में यूज हो सकता है, फुटर में हो शायद कहीं, या चेकआउट के अंदर हो। ठीक है। इसी तरह से वन वर्ड्स, टू वर्ड्स या फिर थ्री और फोर, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कौन से वर्ड्स हैं, कितने यूज हुए हैं, और डेंसिटी का मतलब है टोटल जो वर्ड्स हैं उस पेज के ऊपर उसका कितना परसेंटेज इस वर्ड, ये वर्ड ले रहा है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो वो वर्ड जो यूज हुए हैं वो हैं जो होने चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ऑडिट कर रहे हैं, तो हम अगर हमारे पास ऑलरेडी अपनी कीवर्ड की प्लानिंग बनी हुई है, प्लानिंग शीट हमने पहले बनाई है, तो हम अपनी शीट से देखेंगे कि ये कीवर्ड्स तो यूज नहीं हो रहे, और शीट से भी देखने से पहले, किसी भी टूल बेस्ड प्लानिंग करने से पहले आपके कॉमन सेंस भी होती है, जिससे पता चलता है कि जो बिजनेस का नाम है, जो बिजनेस की कैटेगरी है, वो तो कहीं पे भी इन वर्ड्स के अंदर मेंशन ही नहीं हो रही, जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो ही नहीं है कहीं पे। ठीक है। तो हम क्लाइंट को ही बताते हैं कि आपका जो कंटेंट बना हुआ है पूरा पेज का, उसके अंदर तो प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स और जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो ही यूज नहीं हुए हैं, यानी कि कंटेंट जो लिखा गया है वो ही प्रॉपरली मैनेज नहीं है कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरा लिंक दे रही हूँ आपको। जी।